तो अभी देखो, पिछली बार जो हमारी क्लास हुई थी तो मैंने बताया था आपको कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिफाइन की थी। तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने वो सब कुछ पढ़ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। आज हम जो स्टार्ट करने वाला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया की जो हिस्ट्री है वो कैसे स्टार्ट हुई, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बैक्टीरिया टर्म है वो किसने दिया था। तो सबसे पहले जो बात आती है बैक्टीरिया, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल टर्म है वो किसने दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे द टर्म बैक्टीरिया was given by एरेनबर्ग। तो देखिए, एरेनबर्ग नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने ये बैक्टीरिया नाम का जो शब्द है वो दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टडी जो होती है बैक्टीरिया की वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। इसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ जो एक शब्द जुड़ा है बैक्टीरियोलॉजी, तो हम थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जाते हैं कि जो बैक्टीरियोलॉजी शब्द है इसमें क्या क्या चीजें मतलब स्टार्ट की गई। तो देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो ये कहा जाता है एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक। अब थोड़ा सा एवी ल्यूवेनहॉक के बारे में जान लेते हैं कि एवी ल्यूवेनहॉक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, जो ल्यूवेनहॉक थे ये हॉलैंड के रहने वाले थे और एक डच थे, डच मर्चेंट, यानी एक व्यापारी थे जो व्यापार किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। इन्होंने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से जो रेन वाटर होता है उसके अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था, समझे। तो जब इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को देखा, क्योंकि जैसे पुराने समय में साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं था, ये तो आप लोग भी जानते हो। तो उस समय क्या था कि जब इन्होंने ये देखा कि इस रेन वाटर जहाँ भरा हुआ है तो वो पानी जो था वो कुछ समय बाद सड़ जाता है। लेकिन अगर उसी पानी को अगर आप ऊपर से ऊपर, यानी जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी आप इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जब ओले पड़ते हैं तो उस ओले के पानी को या जो बर्फ होती है उस पानी को आप इकट्ठा कर लें और एक बोतल में रख लें तो वो कभी खराब नहीं होता, मतलब उसके अंदर स्पॉइलेज कभी नहीं हो पाएगा। क्लियर। लेकिन अगर वही पानी मिट्टी के टच में आ जाता है तो खराब हो जाता है। तो जब वो पानी इन्होंने देखा सबसे पहले, ल्यूवेनहॉक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बना के इन्होंने देखा, तो उसमें इनको छोटे छोटे से कुछ कह सकते हो कि बेसिलस टाइप या फोकस जैसे गोल वाले या कुछ रॉड शेप्ड इनको स्ट्रक्चर्स वहां पे नजर आए। तो जब इन्होंने देखा तो उसका नाम इन्होंने रखा। तो इन्होंने बैक्टीरिया को पहली बार देखा तो उसको उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल, ये ध्यान रखिएगा। जो टर्म एनिमल क्यूल है ये किसने कहा सबसे पहले बैक्टीरिया को, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये किसने बोला। अब क्योंकि जो पानी था वो एक जंगल जैसी जगह में भरा हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे एक शब्द और जोड़ दिया। तो वो शब्द क्या था, वाइल्ड एनिमल क्यूल। क्लियर। तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूवेनहॉक ने जब बैक्टीरिया की खोज की तो उस समय पे उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको नाम दिया गया वाइल्ड एनिमल क्यूल। क्लियर। अब जो बैक्टीरिया शब्द है ये किसने दिया था, एरेनबर्ग ने, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। इसलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है और ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो
ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। क्लियर? अब थोड़ा सा हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। तो हम इनके बारे में बताते हैं। लुईस पास्चर, देखिए लुईस पास्चर जो थे, ये भी, इनको आप फाउंडर कह सकते हो, इनको हम लोग कह सकते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। यानी फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी की जब शुरुआत हुई तो उसमें इनका काफी योगदान रहा, क्योंकि लुईस पास्चर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी चीजों को डेवलप किया। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो लुईस पास्चर जो थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन, इसको डेवलप किया था, ये ध्यान रखना। प्लस पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन जो होता है इसको इन्होंने डेवलप किया था। क्योंकि अगर जैसे हम लोग दूध लेके आते हैं तो दूध को हम लोग गर्म करते हैं, काफी 15 से 20 मिनट तक उसको गर्म किया जाता है, और उसको गर्म करने के पीछे रीजन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसको गर्म करने के पीछे रीजन ये है कि उसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। क्लियर? तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे गांव में तो उसको कहते हैं साहब दूध गर्म कर लिया, लेकिन उसको अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक प्रोसेस में, तो साइंटिफिक में उसको पास्चराइजेशन कहा जाता है। यानी बैक्टीरिया को एक हाई टेम्परेचर पर 20 से 25 या 30 मिनट तक गर्म करके उसे मार देना, उसे किल कर देना, क्या कहलाता है? पास्चराइजेशन कहलाता है। इसकी खोज जो की थी सबसे पहले, वो किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ओके, प्लस फर्मेंटेशन इन्होंने बताया था। उसके बाद इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो है उसकी लाइफ पॉसिबल है विदाउट एयर। तो यहाँ पे इन्होंने दो टर्म और दिए थे, तो यहाँ लिख सकते हैं ही गेव द टर्म एरोबिक एंड अनएरोबिक। क्लियर? यानी एरोबिक और एनारोबिक जो शब्द दिए गए थे वो किसने दिए थे? लुईस पास्चर ने। इन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो विदाउट एयर वाली जगह पर भी पाया जा सकता है, जिसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। और अगर बैक्टीरिया ऐसी जगह पर मिलता है जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंट है, एयर की प्रेजेंस है, तो उसको हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। क्लियर? तो आपने देखा होगा कि हमारी बहुत, मतलब अर्थ पे बहुत जगह ऐसी होती है जहां पे कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया सॉल्टी एरियाज जो होते हैं जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उस जगह पे ऑक्सीजन ना के बराबर या होती नहीं है, समझे। जहाँ मार्शी एरियाज होते हैं, जहाँ मेथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वहां पे भी नहीं होता। जहाँ हॉट स्प्रिंग्स होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस जगह पर भी आपको जो बैक्टीरिया मिलेंगे देखने के लिए वो एनारोबिक बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। क्लियर? अब देखिए जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जब हम लोग जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब लगाते हैं, तो वहां पे जो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं या जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए हम इन दोनों तरह के बैक्टीरियाओं का यूज करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, प्लस इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने वैक्सीन जो है उसकी खोज की लुईस पास्चर ने। तो वैक्सीन के बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद एक नए और साइंटिस्ट थे और उनका नाम था रॉबर्ट कोच। ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच। तो जो रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी। तो यहाँ लिखेंगे गेव द जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। क्योंकि उस समय क्या था, मैं आपको बता दूं, प्राचीन समय में लोगों को पता नहीं होता था कि बीमारियां किस कारण से उत्पन्न होती हैं, बीमारियों के पीछे क्या कॉज रहता है। लोग जानते थे कि बीमारियां अगर हो रही हैं तो उसमें कोई दैवीय आपदा है, यानी भगवान हमको बीमार कर रहा है, या भगवान की जो शक्तियां हैं वो इंसान को बीमार कर रही हैं। तो ऐसा लोगों का अंधविश्वास था।
तो उस समय क्या था कि जैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोग पानी जो पीते थे वो नदियों से या तालाबों से पानी पिया करते थे। हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी उस समय पे, तो लोगों में बहुत सारी बीमारियां होती थी। अब जब बीमारियां उन लोगों में होती थी तो बीमारियों के बारे में लोगों को पता नहीं चलता था, उनकी डेथ हो जाती थी, समझे। तो जब इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने पाया कि जो बीमारियां होती हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। तो तब जाके उन्होंने एक शब्द निकाला, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के अंदर यही बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंसान के अंदर या पशुओं के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। क्लियर। तो इनका अपना जो व्यू था वो इस तरह से था। प्लस आपने देखा होगा एक बीमारी होती है जानवरों में जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्स डिसीज। तो यहाँ हम एक चीज और लिखेंगे, ऑल्सो फाउंड दैट एंथ्रेक्स डिसीज इन कैटल्स एंड शीप also caused by बैक्टीरिया। यानी इन्होंने बताया था कि जो जानवरों के अंदर एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो ये इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने हमें बताया। अब ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है कि वाइल्ड एनिमल क्यूर, किस, ये शब्द है ये किसने दिया था और किसके रेस्पेक्ट में दिया गया, तो ये बैक्टीरिया के लिए कहा गया था, एवे ल्यूवेनहॉक ने दिया। दूसरा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है, या द टर्म बैक्टीरिया किसने दिया था, या फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है। प्लस जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जो बीमारी है यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज जो है ये किसने दी थी, इसकी थ्योरी किसने दी थी, तो उसको आप रॉबर्ट कोच लिख देंगे। क्लियर। अब हम थोड़ा सा यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे कि आगे और क्या दिया गया। तो अभी देखिए इसमें अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका हैबिट एंड हैबिटेट किस तरह का रहता है। तो ये मैं थोड़ा पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हैबिट एंड अकरेंस, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में, तो मोनेरंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मोनेरंस की प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक टर्म दिया था कि बैक्टीरिया या जो होते हैं, या जो मोनेरंस होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह पे पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे वही चीज लिखेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज ये हो जाएंगी, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि जहां लाइफ है ये वहां पे मिलेंगे, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, समझे, इन एयर, इन सॉइल, इन वाटर, समझे, एटसेट्रा। ओके। दूसरा, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, इन एक्सट्रीम कंडीशन because their cell is covered with hard and rigid cell wall made up of पेप्टाइडोग्लाइकॉन। क्योंकि इनकी जो सेल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है जो कि बहुत रिजिड सब्सटेंस है, इसलिए इनकी सेल वॉल में, यानी वो सेल वॉल जो होती है वो काफी हार्ड हो जाती है, जिससे उसके ऊपर कोई भी एक्सट्रीम कंडीशंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड दे फॉर्म एंडोस्पोर, दे फॉर्म एंडोस्पोर, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये एंडोस्पोर बनाते हैं। एंडोस्पोर होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये एक इंसिस्टमेंट स्टेज होती है बैक्टीरियल सेल की, कि जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तो बैक्टीरिया अपनी सेल को बचाने के लिए एक इंसिस्टमेंट कंडीशन में चला जाता है जहां पे किसकी बॉडी पे कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन का या अनफेवरेबल कंडीशन का इम्पैक्ट नहीं हो पाता है,
और बैक्टीरियल सेल जो है वो एक लॉन्ग लाइफ सर्वाइव कर जाती है। क्लियर? तो यहाँ तक आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया की जो बेसिक्स होती हैं वो क्या क्या होती है। अभी हम जो आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो रहेगा अगली वीडियो में जो हम आपको बताएंगे ये वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सही है? तो जो टर्म मैंने अभी आपको दिए हैं तो इन टर्म को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके।